सभी को राम राम। ये जो फैसला BLP 1151 ऑफ 2024 डेट ऑफ डिसीजन थी इसकी 21/8/2025। तो 2-4 दिन पाछा आ गया था, कई दिन हो गए मेरे पास भी आए, लेकिन इसका समय नहीं लग गया था। और इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इनका मुद्दा है भर्ती है 2006 की आर्ट एंड क्राफ्ट की। इसकी लास्ट डेट जो है ना 21/8/2006 थी। उस डेट तक बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सेकेंड ईयर का पेपर तक भी नहीं हुए थे, रिजल्ट तो आना दूर की बात से। और इसमें ITI का तो एक पूरा बैच शामिल था 5 से 7 वाला। उनके अगले जाकर मार्च 7 में पेपर हुए, तो जाहिर सी बात से वे नॉट एलिजिबल थे 21/8/2006 में। तो कोर्ट में गए, एक मुद्दा इसमें एज का भी था। तो ये सारी बात कर लेते हैं और देखते हैं इसमें इनका क्या हो सकता है भाई। तो HSSC जो है ना इसमें डबल बेंच में गया था, सिंगल में HSSC की हार हुई थी और इन कैंडिडेट का ऑर्डर हो गया था कि भाई इनको जो है ना जैसे ITI लो मेरिट वो 178 पोस्ट कन्वर्ट करके TGT की ज्वाइनिंग दी थी, और ऐसे ही इनको जो है ना पोस्ट कन्वर्ट करके अगर खाली है तो, और इनको जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है जिस भी कैटेगरी का उसके अनुसार अलग से रिजल्ट इनका आउट करो और नई पोस्ट क्रिएट करके, यानी 816 में इनका भी कोई खाता नहीं है, जैसे 178 का नहीं, इनका भी नहीं है, और नई पोस्ट क्रिएट करके इनको ज्वाइनिंग दो। ये ऑर्डर सिंगल बेंच ने दे दिया था 23 में। इसका जो 17/11/23 में सिंगल बेंच का आ गया था। अब इसमें बात कर लेते हैं। इसमें जगदीप सिंह एंड अदर्स जो है ना रेस्पोंडेंट हो गए, क्योंकि जो सिंगल बेंच में पिटिशनर होता है वो अगर LPA में दूसरी पार्टी चली जाने वाली तो वो रेस्पोंडेंट हो जाता है। ये 5-7 केस इसमें है, कई कैंडिडेट इसमें शामिल है, ये जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो चल रहे होंगे। अब ये डबल बेंच का फैसला भी जो मैं बताऊंगा अभी, जो मेरी समझ में होगा भाई कि कोई बात ज़रूरी नहीं है एक बात सब ना अच्छी लग ना, उस कोई कड़वी हो ना भी अच्छी लग। मैं सिर्फ अपने विचार रख रहा हूँ ना, मेरे को फ़र्क पड़ता, क्लियर करूँ हूँ कि इससे की ज्वाइनिंग हो जाए चाहे बिना कागजा हो जाए, भाई तनख्वाह सरकार ने देनी है, बारह आपका तो खम खा पैर बांधना है। तो बात कर लेते हैं आप केस क्यों होया यो। द बंच ऑफ अपील अराइजेज आउट ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय द लर्नड सिंगल जज डेटेड 17/11/23 वेयर बाय द रिट पिटिशनर्स filed by the respondent have been allowed and a direction has been issued to offer appointment to them on the post of art and craft teacher। भाई ये मुकदमा क्यों है, क्योंकि 17/11/23 में सिंगल बेंच का एक फैसला आया था, उसमें जो है ना रेस्पोंडेंट जो यहाँ पे पिटिशनर है उसकी हार हो गई थी और उनको ऑर्डर किया गया था भाई इनको जो है ना आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट दी जाए। द मेन इशू दैट अराइजेज फॉर consideration in this batch of appeal is as to what would be the relevant date for determining the fulfillment of eligibility by the candidate। तो इसका मुख्य मुद्दा क्या था, अभी जो लास्ट डेट है, कट ऑफ डेट है कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी तय करने की, वो क्या रहेगी। तो इसमें जो है ना फिर आगे कहना थोड़ा लंबा ऑर्डर है, सारा तो नहीं पढ़ा जाएगा भाई। ये इसमें कहना चाहे कोई डिस्प्यूट नहीं है कि भाई सब मानते हैं कि भाई 20/7/2006 ने पोस्ट निकली, 21/8/2006 इसकी जो है ना लास्ट डेट थी। तो इसमें ये खुद मानते हैं कि भाई जो एलिजिबिलिटी थी वो 21/8/2006 को हमारे पास नहीं थी, इनके पास वो जो है ना डिप्लोमा ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट नहीं था। इस पर कोई विवाद नहीं, मान गई ये। अब इसमें आगे बात कर रहे हैं, कुछ और फैक्ट्स भी थे। एक फैक्ट था मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट वाज मेंशन्ड एज 18 ईयर। जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें जो मिनिमम एज थी वो 18 साल लिख दी, जबकि जो रिक्रूटमेंट के रूल हैं उनमें 17 साल थी। या पली लेकर कुछ कैंडिडेट जो है ना कोर्ट में चले गए तक भाई मेरी एज 17 साल कुछ महीने हैं, 9 महीने 10 महीने जो भी है, और मैं तो फार्म नहीं भर पाया, तो इसके लिए ये कोर्ट में चले गए। इनका जो है ना केस नंबर है 16/214 ऑफ 2008 में ये कोर्ट में गए। शुरू में इनका जो है ना रिट पिटीशन सुनीता के नाम से थी, केम टू बी अलाउड बाय दी, उसमें कोर्ट ने जो है ना अलाउड होगी
ड्यूरिंग दिस पीरियड पेंडेंसी, यानी पहले पेंडेंसी थी, ये जाकर आगे अलाउड हुई 2009 में, फैसला है इसका जनवरी में, लेकिन 24/11/2008 ने कोरिजेंडम इशू कर दिया HSSC ने, जिसमें उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है, हम जो है ना 17 साल वाले को भी एलिजिबल मानते हैं, और इसमें ये लिख दिया कि भाई जो फार्म भर चुके हैं उनको तो फार्म भरने की ज़रूरत नहीं, जिन्होंने फार्म नहीं भरा वो नाउ में अप्लाई नाउ अप टू 10/12/2008, उनके लिए जो है ना डेट रख दी कि वे 2008 10/12/2008 तक वो अप्लाई कर सकते, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए था जिनका एज का मैटर था। However, who have already applied and their applications have been rejected, जो इन्होंने अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया, solely of the aforesaid ground need not required to apply, दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और जो रह गए वर परमिटेड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट टिल 10/11/2008 10/12/2008 फॉर द अफोरसेड, यानी कि उसमें इन्होंने मान लिया पहला कोर्ट का फैसला आने थे, लेकिन जो 16/214 है वह अल्टीमेटली केम टू बी अलाउड बाय द लर्न सिंगल जज ऑफ दिस कोर्ट 7/1/2009 में उसका फैसला आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जब वो कोरिजेंडम आ गया तब मुद्दा ख़त्म हो गया, केस तो फिर डिस्पोज ऑफ होना ही था, और जो मांग थी वो पहला ही मान ली। लेकिन उसमें जो है ना बिफोर द रिट कोर्ट द 2 क्वेश्चन वर रेज्ड, उसमें 2 क्वेश्चन रेज हो गए। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज विद द रिगार्ड टू मिनिमम एज ऑफ रिक्रूटमेंट, पहला तो था वह एज का, और सेकंड क्वेश्चन वाज रिगार्ड टू एक्वायरिंग द ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। सेकंड जो क्वेश्चन उसमें आ गया, क्योंकि मुकदमे में एक मुकदमे में कई पार्टी जुड़ी ओढ़ो हैं, तो पूछा का मुद्दा ये था भाई जो क्वालिफाइंग एज का था ऊपर निमिट गया था, दूसरा था इसका भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन कब तक होनी चाहिए थी, यानी उनके लिए लास्ट डेट क्या मानी जानी चाहिए। इन सुनीता सप्रात द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा वाज ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट कंसर्न ऑन 12/3/2007, तो इन्होंने मान लिया कि जो इन्होंने डिप्लोमा लिया वो 12/3/2007 को मिला इनको। लर्न सिंगल जज while allowing the writ petition held that the relevant date for examining the eligibility of candidate would have to be treated as 10/12/2008 and not 21/8/2008 as was stipulated in the advertisement। तो जो सिंगल जज था उसने ये फैसला दे दिया था उसमें कि लास्ट डेट जो ना 10/12/2008 की बजाय 21/8/2006 मानी जाएगी। उन्होंने ये फैसला भी लिख के दे दिया है, क्योंकि वो कुल मिलाकर भाई वो कैंडिडेट के हक में चला गया। उसमें उदाहरण दिया था एक मैथ मास्टर की पोस्ट का, जिसमें कि लास्ट डेट जो है ना एक्सटेंडेड कर दी थी 31/8/2008, तो उन्होंने कह दिया था कि जो सारी कैंडिडेट है वो जब लास्ट डेट बढ़ेगी तो सारी जो एलिजिबिलिटी है वो भी लास्ट डेट तक चली जाती, यानी कि जो लास्ट डेट एक वो होगी तो एलिजिबिलिटी की कंडीशन भी उसी लास्ट डेट पर चली जाती। इस फैसले का हवाला देते हुए और यो फैसला इनका कर दिया। उसके बाद इसमें सरकार जो है ना डबल में गई, LPA नंबर 706 में 2009 की पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, ये की बात में आऊँगा। उसमें जो है ना जो डबल बेंच थी उसने भी जो है ना इनने की मान ली भाई, अगर भाई चलो इनको एलिजिबल मान ली। हालांकि पूरी तरह से तथ्यात्मक बात थोड़ी हिम्मत नहीं मानता भाई पर्सनली, पर चलो अब कोर्ट ने दे दिया तो दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भाई हम इसमें जो है ना कोई इंटरफेयर नहीं करते। उन्होंने लिख भी दिया है कि भाई हम सिंगल जज के फैसले में कोई इंटरफेयर नहीं करते, चाहे तो केस की पैरवी ढंग से ना हो या भाई इनके डॉक्यूमेंट इतने बढ़िया थे कि बाद हम इतने साल बाद उस बहस में पड़े तो वो भी अच्छा लगता। लेकिन अब क्या होता है, अब वो भर्ती होगी रद्द 20 में और दोबारा फिर सिस्टम आ गया, दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको फिर निकाल दिया भाई, नॉट एलिजिबल इनको मान लिया कि 21/8/2006 को आपका नहीं है। एक तो HSCC का सिस्टम ऐसा है, यो एक काम तय JRNU वाले कैंडिडेट के साथ हुआ, केस जीतते जिताए सुप्रीम कोर्ट तक और दोबारा कोर्ट में जाना पड़ा। यही सेम काम कुछ DSM और DSM कैंडिडेट के साथ हुआ, पहले वे 10 साल नौकरी कर गरीब नॉट एलिजिबल हो गए, तो इसका मतलब या तो पहले गलती करी या करी। और यो एक काम सेम इन कट ऑफ डेट वाला के साथ किया, क्योंकि कोई मुकदमा जब फाइनलिटी पा लेता है सुप्रीम कोर्ट से तो उस पर बार बार उंगली नहीं उठा सकते। जाहिर सी बात से भी इनके हक में सिर्फ
उस फैसले के कारण आने लग रहा है यो, क्योंकि वहाँ पे अगर उसने पलट दे तो इसका मतलब कोर्ट ने उस टाइम गलती करी थी। चीज़ें कई उलझ जाती हैं आपसी सिस्टम में। अब ज़्यादा तो यूट्यूब पे मेरा भी कहना नहीं बनता, ना कहना चाहिए, क्योंकि हमारे से तो समझदार बैठे हैं भाई, जो भी कुछ कर रहे हैं कुछ ना कुछ ठीक कर रहे होंगे। अब इसमें आगे जब हम चल रहे हैं, सिंगल जज ने जो है ना अपॉइंटमेंट के ऑर्डर कर दिए थे 23 में, और कह दिया था, इन्होंने कह दिया भाई पोस्ट को ना, तो उन्होंने कह दिया भाई जैसे 178 को कराया है वैसे इनको कर दे। अब यहाँ पे लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द अपीलेंट, जो सरकारी वकील उनका कहा गया कि लास्ट डेट फॉर द पर्पजेज ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वाज 21/8/2006। देयर फॉर द कैंडिडेट हु ऑब्टेन्ड द एलिजिबिलिटी बाई पासिंग द डिप्लोमा देयर आफ्टर वर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एंड द कंट्रेरी व्यू टेकन बाय द लर्न सिंगल जज इन इनकरेक्ट। इनका कहना भी जो लास्ट डेट है एलिजिबिलिटी की वो तो जो है ना 21/8/2006 ही रहेगी। सिंगल जज का ये फैसला इनकरेक्ट है, गलत है। इट इज सबमिटेड दैट द लिमिटेड पर्पज फॉर विच करिजेंडम वाज इशूड। इनका कहना है कि जो करिजेंडम हमने ले का आए हम, वो तो लिमिटेड पर्पज के लिए था, था भी लिमिटेड के लिए, वो सिर्फ उनके लिए निकाला था इन्होंने जिनकी एज 17 साल कुछ महीने थी, पूरे 18 नहीं थी। सिर्फ उनको ये कहा था कि आप जो है ना ये 10/12/2008 तक अप्लाई कर सकते हैं, सबकी लास्ट डेट जो है ना एक्सटेंड नहीं की थी। ये पॉइंट उठेगा, और मेरे हिसाब से भी भाई लास्ट डेट तो नहीं की थी, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि भाई बता दी जाओ तारी, चाहे वो किसी भी कारण से कह दिया। was to accommodated those candidate who could not apply because of wrong fixation of minimum age। तो इनका कहना था कि यह सिर्फ उनके लिए था जो एज की रॉन्ग फिक्सेशन के कारण अप्लाई नहीं कर पाए, और सिर्फ सच कैंडिडेट के लिए था टू अप्लाई एंड फॉर देयर पर्पज अलोन द लास्ट डेट इन द कोरिजेंडम वाज एक्सटेंडेड टू 10/12/2008। ये इन्होंने कह दिया। साथ में इन्होंने 2-3 केस की इन्होंने भी हवाले दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी दिए हैं। इसमें यही कहा कि लास्ट डेट जो एक एडवर्टाइजमेंट में फिक्स होगी वो वही रहती है, या तो पूरी तरह से बढ़ाई जाए सबकी या नहीं। तो इस प्रकार की बातें इसमें आई है। अब आगे जो है ना बात कर लेते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट पिटिशनर्स इट इज सबमिटेड दैट द प्रोपोजिशन ऑफ लॉ अर्ज ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन ऑल्दो इज वेल सेटल्ड। तो इन्होंने कहा कि जो HSSC का या कमीशन का जो भी इस मामले में उनकी पोजीशन दी है या उन्होंने फैसले लिए हैं वो बिल्कुल वेल सेटल है, ठीक कर रहे हैं। अभी लास्ट डेट जो है ना फिक्स हो जाती है वही रहती है। बट द सेम हैज़ नो एप्लीकेबिलिटी इन दी फैक्ट ऑफ इंस्टेंट केस। तो इन्होंने कहा लेकिन उन जो तथ्य है उनकी एप्लीकेबिलिटी इस केस में नहीं बनती है किसी भी कारण से। इट इज़ कंटेंटेड दैट द कोरिजेंडम इशूड बाय द कमीशन नॉट ओनली एक्सटेंडेड the date for filing of application but in a way also postponed the date by when a candidate could apply thereafter by indicating that the eligibility stood extended to 10/12/2008. It is submitted that all the respondent had acquired eligibility prior to 10/12। तो उन्होंने कहा कि 10/12/2008 से पहले हमने तो 2007 में अपनी जो है ना एलिजिबिलिटी पा ली थी, हमारा डिप्लोमा मिल गया था। अब ये एक और का हवाला दे रहा है क्या कट ऑफ डेट वगैरह के बारे में। वीडियो भी लंबी हो रही है, मैं आखिर में चलता हूँ और फिर बताता हूँ इसमें मेरे हिसाब से क्या उसका है ये कविता। अब इसमें एन एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड बाय द सेक्रेटरी HSSC सिलेक्शन कमीशन इन कंटेम्प्ट पिटीशन क्लियरली स्टेटिंग दैट द कमीशन हैज़ कंसिडर्ड सिमिलरली placed candidate as eligible for the post and declared the result thereafter such persons have also been appointed। ये पहले की बात चल रही है, वे पहले अपॉइंट हो गए थे। It is therefore submitted that once the issue has been settled under the authoritative pronouncement of the court in the case of Sunita Sapra and Kavita Rani, it is not open for the commission now to revive the controversy which has otherwise attained final। तो इनका कहना है जब एक मुद्दा ख़त्म हो चुका था, कमीशन को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो इस जो कंट्रोवर्सी है इसको दोबारा से उठा कर लिया। यानी जब ये पहले 2009 में सेटल्ड हो गया, कोर्ट ने मान लिया, सिंगल ने भी, जजल ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो अब जो है ना
HSC, इसी बात से HSSC आ रहा है भाई केस, सिंगल बेंच भी और डबल बेंच भी, और कोई कारण नहीं है। जीते पड़े थे ये, अगर ये पहले फैसले ना होते तो आज के दिन ये जीत रहे थे भाई, मेरी ओपिनियन में, यह सिर्फ ओपिनियन है। ये हारे क्यों हैं? पहले 3 फैसले इनके खिलाफ जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का आखिरी, सुप्रीम कोर्ट का पास निचली कोर्ट तो वैसे नहीं बोलती। चलो बात कर लेते हैं अब। फैक्ट्स एज हैव बीन नोटिस्ड अबव आर नॉट इन इशू। इट इज अनडिस्प्यूटेड दैट द लास्ट डेट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट वाज 21/8/2006। इन्होंने कहना है कि भैया कति अनडिस्प्यूट है भाई, लास्ट डेट जो है 21/8/2006 ही थी। इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट नन ऑफ द रेस्पोंडेंट पिटिशनर पोजेस द क्वालिफिकेशन। और ये भी सच है कि भी उस डेट पर मेरे जो भी ये पिटिशनर थे, रेस्पोंडेंट थे यहाँ पे, इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी। देयर क्लेम ऑफ एंटाइटलमेंट फ्लोज फ्रॉम द कोरिजेंडम। उनका जो क्लेम है वो उस कोरिजेंडम जो आया उससे चल पड़ा भाई, 24/11/2008 में जो आया। दो कोरिजेंडम हैज़ ऑलरेडी बीन नोटिस्ड अबो, वो कोरिजेंडम जो है ऊपर नोटिस हो चुका है। वी हैव ऑलरेडी produced the judgment of this court in Sunita Sapra, wherein the corrigendum has been interpreted by the court to hold that the cut-off date would have to be extended for persons like petitioners। तो उन्होंने कहा है वो पुराना मामला बताया कि जो कट ऑफ डेट जो है इनके लिए बढ़ा दी थी। वंस द कट ऑफ डेट हैज़ बीन हेल्ड टू 10/12/2008 फॉर द पिटिशनर इन CWP 16/2014, देयर इज नो रीजन as to why similar treatment be denied for the respondent petition in this batch of appeals। तो इनका कहना है जब पहले इनको दे दिया था लाभ तो अब कैसे मना कर सके हैं। इट इज़ अदरवाइज टू बी नोटिस दैट दो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस commenced in 2006 but the process was concluded only in the year 2020-21। it was almost 13-year period to declaration of result that all the respondent petitioner has secured requesting qualification for the post they have otherwise successfully cleared the recruitment examination in such circumstances। Once the learned single judge by giving elaborate reasons has allowed to claim the respondent relying upon the judgment of the court in case of Sunita Sapra, which has been affirmed by the Supreme Court, we do not find any reason to interfere इन दी ऑर्डर पास्ड बाय द लर्न सिंगल जज। तो इनका कहना है कि जब एक बहन को दे दिया था और जो सर्कमस्टांसिस जो और जो तथ्य उसने सिंगल जज ने लिखे उनके अनुसार इनको बढ़ा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर ला दी थी, तो ये हम नहीं मानते इसमें हमारा कोई इंटरफेयर बने है। सिंगल जज का जो फैसला है उसने हम सहमत हैं। इन व्यू ऑफ द इंस्टेंट बैच ऑफ अपील स्टैंड डिसमिस्ड। तो जो सरकार की जो भी HSSC की अपील थी सारी जो ना डिसमिस कर दी गई है। अब आते हैं भाई मेरी बात पे। 1-2 साथी बार बार कमेंट करा व्हाट्सएप पर भी आ रहे मैसेज कि आपको क्या लगता है। बट मेन पर्सनली तो मैंने चाहूँ भाई ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग से किसी का कुछ नहीं घटता। पोस्ट आज भी सब ने पता है TGT 8 के खाली हैं और नहीं होंगी तो RTI वगैरह ले लो, या कुछ रिटायरमेंट है कोई भी है या प्रमोशन हुई है फाइन आर्ट पर तो पोस्ट तो उसके खाली हो, नहीं तो एक बार चलो डाटा ले लो पोस्ट खाली का, सरकार जो टास्क है डाटा कोई दिक्कत नहीं उनको। तो इन भैया की ज्वाइनिंग में देखो पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तथ्यात्मक देखा तो कोई ना हुआ भाई। मेरे हिसाब से यो केस सुप्रीम कोर्ट में ही दोबारा जाओगा। और जाओगा क्यों? क्योंकि यह बात तो यहाँ के वकीला नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सिंगल जज या डबल बेंच नहीं तोड़ सकती। सिंगल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ही रिव्यू कर सकती है। वो अपने फैसले ने चाहे 2009 वाले ने भी वापस ले ले या उसमें मॉडिफिकेशन कर दे कोई, वो कर सकते हैं। उसमें रिव्यू पिटीशन भी लगाई जा सकती थी, लेकिन उसको उस टाइम लगाए ना लगाए अब भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। ऐसी कोई बात ना, कोर्ट में ऐसे उदाहरण बहुत है। पुराने फैसले को जो है ना बाद में आके कोर्ट ने दोबारा सुनने के लिए ले लिया है। और इसमें सीधा सीधा ये डिसमिस कराने का भी मतलब ये है कि डिसमिस होकर वापस सुप्रीम कोर्ट यो जाओगा। और सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस तथ्यों को देख के, क्योंकि यहाँ पर मामला पोस्ट क्रिएट करने का है, अगर पोस्ट खाली होती तो उसका सरकार ज्वाइनिंग देती है,
लेकिन भाई मुझे नहीं लगता इतनी आसानी तो सरकार इनको ज्वाइनिंग देगी, क्योंकि इस भर्ती में ऑलरेडी कैंडिडेट ज़्यादा ज्वाइन हो चुके हैं, 816 से 1000 तो ऊपर तो ज्वाइन हो लिए इसमें। तो इतना तो पेन भाई मेरे हिसाब से तो नहीं लिया जाएगा। यह बात हो सके किसी ने कड़वी भी लगती हो, लेकिन मेरी ओपिनियन में अभी इसमें टाइम लगेगा। बाकी इनकी मेरा कल लगो को इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगा, अब तो नाटक भाई मैं मना नहीं करता, मैं तो खुद नहीं चाहूँ भाई इनकी हो जाए, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग हो तो कोर्ट तक हो जाए, ना किसी को कोई फर्क पड़ता, क्योंकि एक पीछे का भी सरकार ने तनख्वाह देनी है, इस आदमी काम करेगा, 2 अक्षर पढ़कर पढ़ा होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर ओपिनियन पूछो हो तो निष्पक्ष ओपिनियन ये है कि अभी इसमें समय लगेगा। कल को हो सके सुप्रीम कोर्ट आपकी बात मान ले, या हो सके अपने फैसले ने वापिस ले ले, क्योंकि यहाँ पर तो इस फैसले में सुनवाई की गुंजाइश कम ही थी। क्योंकि जब मैंने वो सुनीता वाला केस पर डर वो आ लिया तो उसमें तो दिखा था कि भाई नहीं होगा, क्योंकि जब ऑलरेडी एक केस सेम केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है तो निचले जज उसको हाथ नहीं लगाते। ये तथ्य है, बहुत सारे केसा में है। वो या तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर, मैंने खुद भी पता है ऐसे उदाहरण का, जानबूझ के केस डिसमिस करा कर वापस सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं ताकि वो उनको सुन ले, क्योंकि वो अपने फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। निचला जो कोर्ट है वो ऊपरली कोर्ट के फैसले को रिव्यू नहीं कर सकती। तो सीधी ही बात यह है भाई, इसमें अभी सरकार शायद एसएलपी में जाएगी दोबारा, और होश कर रिव्यू में भी चली जा। अब भैया फैसला था रियो ऐसे ऐसे हम नाट कर रहे हैं, हर आज के दिन पोस्ट नहीं है, क्योंकि पोस्ट क्रिएट जो 178 हुई थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तय हुई थी, सरकार ने नहीं करी थी, सुप्रीम कोर्ट के जज पर लिखवाया था, ताकि कल कोई इनके ऊपर या सरकार पे या किसी डायरेक्टर के ऊपर कोई बात ना आवे, इसलिए ये चीज़ें कोर्ट के थ्रू घुमा फिरा के की जाती हैं। तो अब भी शायद ऐसा ही कुछ सीन होगा, अगर वहाँ से परमिशन आ जाती है, वहाँ से डिसमिस होगी तो इनकी ज्वाइनिंग को रोकनी है ही नहीं भाई। मान लो उन्होंने मना कर दिया कि हम इंटरफेयर नहीं करते, फिर तो सरकार के पास कोई चांस नहीं रह जाएगा, तो किससे की पोस्ट तोड़ो क्यों करो तोड़ो, इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट में थोड़े दिन उलझ गया तो उसका है भाई बात लंबी भी चली जा लटक भी जा। तो देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी अपना न्यू है पक्ष रखने की तैयारी रखो, अपना वकील तो बतला लो। मेरे हिसाब से एसएलपी में जाएगी, ना जाओ तो आपके लिए अच्छी बात, आपके कर्म अच्छे हैं। अगर नहीं और गए तो अपनी तैयारी रखो भाई, वकील बढ़िया करके अपने मुद्दे ना अच्छी तरह रखो। 1.5 साल में उसका है फैसला आ जा, या उसका है 1 तारीख पे मना कर दे भाई हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते, तो आपका काम चल जाएगा। तो देखते हैं भाई इसमें क्या होता है, जो बढ़िया पैरवी करेगा भाई उसके हक में आ जाएगा। धन्यवाद।